Assalamu alaikum student. Today we are going to start with 12th standard chapter, that is chapter number 11, that is enhancement in food production. Now if you look at the topic, what is enhancement? Enhancement means what? To increase the crop yield. अगर हम crop yield बढ़ाते हैं, किसका फूड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. अब क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या रीजन है क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या ये हमारा सफिशिएंट नहीं है ये फूड? द रीजन इज व्हाट, आपके जो न्यू सिलेबस आया है, जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है, इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है, उसमें उन्होंने सबसे पहले फूड को एक्सप्लेन किया है कि फूड से हमें मिलता क्या है, फूड क्या है. तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया है कि फूड एक बेसिक नीड है. जैसे हमें मालूम है कि बेसिक नीड जो होती है, बेसिक नेसेसिटी एक पर्सन की जो होती है या पॉपुलेशन की होती है, वो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग होती है, जिसमें से उन्होंने फूड के ऊपर फोकस किया है. शेल्टरिंग और जो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग को उन्होंने साइड में रखा है. तो उन्होंने बताया कि फूड एक बेसिक नेसेसिटी है और बेसिक नीड है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, स्काई रॉकेटिंग की तरह बढ़ती चली जा रही है. तो उनकी जो नीड्स है फूड के लिए वो भी इंक्रीज हो रही है. टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द फूड वी हैव टू ग्रो मोर क्रॉप्स. क्यों मोर क्रॉप्स होना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. तो सबसे पहले उन लोग ने बताया कि फूड जो है वो एक बेसिक नीड है. उसके अलावा विच गिव्स एनर्जी, अगर हम फूड को खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी. क्योंकि मालूम है फूड जो है, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद द ऑक्सीजन कंबाइन होता है और फिर डिसोशिएट होता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी लिबरेट होती है. ये एनर्जी इस्तेमाल होती है टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन डे टू डे लाइफ. समझ में आया? तो ये फूड के जरिए ही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इसको कहते हैं. तो ये थोड़ा अंदर का साइंस है, लेकिन ये हमें पढ़ना है. व्हेन वी स्टडी द रेस्पिरेशन, दैट टाइम विल कम टू नो कि फूड जो है अलोंग विद ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन होता है और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके वजह से ये एनर्जी हमारे लिए इस्तेमाल होती है टू कैरी आउट द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच इज अकरिंग इन आवर बॉडी. ठीक है, तो पहला है कि फूड इज ए बेसिक नीड्स एंड इट गिव्स एनर्जी, इट कीप्स अस अलाइव, हमें वो जिंदा रखता है, क्योंकि बगैर उस एनर्जी के हम जिंदा नहीं रह सकते. तो इट कीप्स अस अलाइव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और वो हमको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है. तो ये बेसिक जनरल चीजें दी हैं बुक में, इंट्रोडक्शन में, वी हैव टू स्टडी. ठीक है, उसके बाद इट इज डिफाइंड, द फूड को डिफाइन किया गया है कि फूड इज एनीथिंग सॉलिड या लिक्विड. वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेशन होता है, एसिमिलेट होता है. डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में. तो स्टमक में डाइजेशन हो गया, और एसिमिलेशन जो होता है ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो नरिशमेंट, जो न्यूट्रिटिव चीज है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाती है? चली जाती हैं, और वहां से हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं. तो फूड इज एनीथिंग सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड विच व्हेन स्वॉलोड, जब हम उसको लेते हैं अंदर बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है इन द बॉडी, कीप अस वेल. इट इज एन ऑर्गेनिक, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एनर्जी रिच है और नॉन पॉइजनस है, एडिबल है और नरिशिंग सब्सटेंस है. फूड को इतना सारा डिफाइन किया आपके टेक्स्ट बुक में, जो न्यू सिलेबस आया है, जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है, उसमें ये चीज उन लोग ने बोला है कि फूड जो है वो एडिबल है, नॉन पॉइजनस है, एनर्जी रिच है और ऑर्गेनिक है और नरिशिंग सब्सटेंस है. तो these are all definite, these things are been said in your टेक्स्ट बुक. ठीक है, अब उसके बाद they have told what is green plants. तो उन लोग ने बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है, they can synthesize their own food. What about the animals? They do not. So that means the green plant prepare their own food and as well as also for the others. So the animals which cannot prepare their own food, since animals cannot prepare their own food, so they depends on the plant or the green plants directly or indirectly. Example, herbivores can prepare their food directly and
कार्निवोरस इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन हर्बिवोरस, तो एक चेन है, तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉप्स है, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड आल्सो फॉर द अदर्स, दैट इज आल्सो मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ अब उन लोग ने बताया कि एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, their needs for the food is also increasing. To meet the ever increasing demand for the food, we have to grow more food. और कैसे करेंगे, और ये फूड का क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, बोथ क्वांटिटी वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज वी हैव टू इंक्रीज। तो उसके लिए उन लोग ने दो मेथड आपके बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में। एक तो प्लांट ब्रीडिंग program, and another one, this is the first one, and second one they have mentioned is animal breeding technique या program. तो there are many way, there are tissue culture is one of the way, then another single cell protein, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे इसके ट्रिक हैं to increase the crop yield, but among these they have taken plant breeding technique and animal breeding technique. These two technique we are going to study in detail कि plant breeding क्या है और animal breeding क्या है, और इन दोनों का मकसद ये है to increase the herd size, जैसे animal है तो herd size, और अगर plant है तो उनका crop का production ज़्यादा होना, जिसको हम बोलते हैं green revolution। और green revolution की अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग, उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इन द वर्ल्ड, और फिर उनको ही देख के इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए वो डॉक्टर स्वामीनाथन थे। दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो यहाँ पे आप देख लो, जब क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इट गिव राइज टू, इट इज सेड टू बी अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्लांट एंड ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग हेल्प अस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। Now, what is plant breeding? Let's start with the plant breeding now. Plant breeding. When we talk about plant breeding, you know student, के example I'll give you so you can understand better. Example, I'll take sugarcane. One sugarcane which is usually grown in the north area, and another sugar cane which is grown in the south area. जो साइंटिफिक नेम है शुगर केन का, उसका नाम है सैक्रम, और जो नॉर्थ में शुगर केन ग्रो किया जाता है वो सैक्रम बर्बेरी है, और जो साउथ में ग्रो किया जाता है शुगर केन उसका नाम है सैक्रम ऑफिसिनारी। ये दो इस तरह से मिलते हैं, दोनों सेम स्पीशीज है, थोड़ा डिफरेंस ही है। अच्छा, जो नॉर्थ में ग्रो होता है वो क्या है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट है, जो जूसीपन है, वो थोड़ा लेस होता है, और जो साउथ में ग्रो होता है वो बहुत ज्यादा जूसी होता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है। तो इसका मतलब अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो साउथ का जो शुगर केन है दैट इज मच मोर हैविंग हाई शुगर कंटेंट, सो इट इज मोर जूसी एज कंपेयर टू द नॉर्थ। लेकिन अनदर डिफरेंस इज व्हाट, कि द नॉर्थ विच इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी वी कैन से नाउ, दैट इज सुपीरियर एंड दिस इज इंफीरियर नाउ वी कैन से। तो जो सुपीरियर क्वालिटी जो साउथ का है, दे आर नॉट रेजिस्टेंस टू डिजीज, आसानी से उनके ऊपर कोई भी डिजीज आ जाती है। लेकिन जो नॉर्थ में शुगर केन है वो भले ही जूसी नहीं है, इतना शुगर कंटेंट उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस है। तो why don't you cross it these two? तो जब दोनों को क्रॉस किया गया तो क्या हो गया कि एक साउथ का और एक नॉर्थ का, दोनों को जब क्रॉस किया तो दोनों के जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, चाइल्ड तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्लांट है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी और चाइल्ड मैंने बताया कि तुम समझ लो। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उसके अंदर शुगर कंटेंट भी खूब अच्छा था और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गई, तो दैट इज अ टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यू अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पर्पसली किया जाता है टू, और मैनिपुलेट किया जाता है, उसका जो हेरिडिटी है उसमें मैनिपुलेट किया जाएगा, उसके जीन्स में मैनिपुलेट किया जाएगा टू ऑब्टेन अ डिजायर वैरायटी। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम देखेंगे कि जैसे अभी व्हीट में, राइस में भी बहुत सारी वैरायटी आती है,
बासमती राइस सबसे अच्छा माना जाता है। 27 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द बासमती राइस इज देयर। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से जो जिसकी साइज बड़ी है, जिसके अंदर गुड एरोमा है, उन दोनों को क्रॉस करेंगे। और एक ही वैरायटी है और हमने सिलेक्शन किया टू ऑब्टेन अ गुड वैरायटी, तो उनके अंदर वो जीन्स जो होगी, एक मतलब देखो हर एक की अलग अलग खासियत है। ये जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हैं, उन सबको हम एक ही उसमें लाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग या क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हम क्रॉप को इंप्रूव कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? द इंप्रूवमेंट, इंप्रूव लाना। जैसे कि पहले जो चावल थे उसमें अमाइनो एसिड कम होती थी, अब हमने उसका अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड इंक्रीज कर दिया, आयरन कंटेंट बढ़ा दिया, उसमें प्रो विटामिन ए डाल दिया, कैरोटीन जो गुड फॉर आईसाइट होती है, ये पहले में नहीं थी, अब इसमें हमने डाल दिया। कैसे? मैनिपुलेट करके डाल दिया। ये इंप्रूव वैरायटी है। द इंप्रूवमेंट और द पर्पसफुल मैनिपुलेशन। व्हाट इज मैनिपुलेशन? आपने क्या किया, जो चीज यहाँ जीन्स में नहीं थी, इसके क्रॉप में वो कैरेक्टर नहीं था, वो आपने पर्पसली उसमें डाल दिया। टू ऑब्टेन द डिजायर वैरायटी, काहे के लिए? टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटेटिवली also as quantitatively. See here, manipulation in the heredity of crop and the production of new varieties. न्यू varieties बनानी है, लेकिन from the existing variety, मतलब हमारे पास ऑलरेडी शुगर केन की वैरायटी थी, वीट की वैरायटी थी, राइस की वैरायटी थी, मेज की वैरायटी थी, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया। ये शुगर केन लेस जूसी था, तो हमने उसको क्या कर दिया? मोर जूसी। ये वीट के अंदर लेस न्यूट्रिएंट थे, हमने उसके अंदर मोर न्यूट्रिएंट इंक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के मैनिपुलेट किया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई आपस में, वही हम पढ़ना है। देयर आर 5 स्टेप्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। वो 5 स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ये सब बुक में जो दिया है, आई एम गोइंग थ्रू योर बुक ओनली, कि जो जो चीज उन लोग ने कवर की है, वी हैव टू स्टडी एनी हाउ, ठीक है। अब उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर वैरायटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्रॉप, मतलब यही क्रॉप है लेकिन इन्हीं में अब इंप्रूवमेंट लाया जाएगा। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, ऑल दिस वर्ड्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। एग्जिस्टिंग क्रॉप इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। इट इज एन अप्लाइड ब्रांच। व्हाट इज अप्लाइड? अप्लाइड इससे उसको बोलते हैं, देखो अप्लाइड बायोलॉजी, मैंने ऐसे अप्लाइड बायोलॉजी तो हमें मालूम है, लाइफ साइंस, लेकिन अगर हम अप्लाइड बोलते हैं तो ये हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगी। इट कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो ये अप्लाइड बायोलॉजी है, बिकॉज इससे हमें फायदा हो रहा है, तो अप्लाइड बायोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी। इनफैक्ट प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। एक तरह से ये आर्ट है, किसका आर्ट है और साइंस है, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं हेरिडिटी के मटेरियल को, विच इज बीन पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन। तो उसको उन लोग ने बोला है इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ द प्लांट्स। आपको उसकी हेरिडिटी चेंज करना। तो देखो आपने किया ना, आपने शुगर केन जो था साउथ का, मैंने अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि शुगर केन का नाम है सैक्रम, और जो साउथ में ग्रो होता है सैक्रम ऑफिसिनेरियम, जो नॉर्थ में ग्रो होता है सैक्रम बर्बेरी। विच वन इज बेटर? सुपीरियर क्वालिटी का कौन सा है? सैक्रम ऑफिसिनेरियम, जो साउथ का है, साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रो किया जाता है, और जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में जो ग्रो किया जाता है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, लेकिन वो किस में अच्छा है? डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब उसको डिजीज नहीं लगती, और इसको आसानी से डिजीज लगती है। व्हाई डोंट यू क्रॉस बोथ दिस थिंग्स? जब तुमने क्रॉस कर दिया, यू विल गेट अ वैरायटी विच इज हैविंग better you can say trait मतलब character of both the parents से अच्छे हैं वो, ठीक है। तो this is called plant breeding. Plant breeding now very important. Plant breeding can be carried out by the application principle of genetics, मतलब इसमें genetics भी आता है, समझ में आया? देखो बहुत सारा molecular biology भी आता है, even tissue culture include होता है, टेक्सोनॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है, क्योंकि पैथोलॉजी क्या, सर्टेन पैथोजेंस कैन एंटर द प्लांट एंड दे कैन इन्फेक्ट द प्लांट। एंड एग्रीकल्चर, rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब चीज इस्तेमाल होती है, और इसका सोल पर्पस क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन लाना,
टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। इसका सोल ये सब चीज क्यों की जा रही है? टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। यू अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस इज द पर्पस। द प्लांट ब्रीडिंग इज डन टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। प्लांट ब्रीडिंग काहे के लिए डन की जाती है? द प्लांट ब्रीडिंग इज डन टू increase the crop yield, to make disease resistance, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना, उसको क्या करना? एडजस्ट नाउ सी increase tolerance in the increase tolerance to environmental stress, to increase tolerance to an environment stress। एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशन है, मे बी स्कैसिटी ऑफ वाटर है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, which is not suitable for the plant, तो that time the plant can survive during that adverse condition, तो उसको बोलते हैं environmental stress। ठीक है, उससे वो बच जाएगा। तो ये इंप्रूवमेंट है। वरना ऐसा है कि जरा भी क्लाइमेट चेंज हो गया, अपना क्रॉप खराब हो गया तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्रॉप वैरायटी प्रोड्यूस करना है जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी क्या कर ले? टॉलरेट कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इंक्रीज टॉलरेंस एनवायरमेंट स्ट्रेस, मेक रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, पैथोजन उसको नुकसान ना पहुंचाए, और इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट है वो भी उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए बहुत सारा टेक्निक है। सुपीरियर क्वालिटी की सीड इस्तेमाल की जाती है, मैकेनाइज्ड चीज मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे ट्रैक्टर। अर्लियर वी यूज्ड टू यूज बुलक कार्ट या फिर प्लाविंग ऑफ जो फील्ड होती थी हमको बुलक का इस्तेमाल करते थे, ऐसा इस्तेमाल किया जाता था। फर्टिलाइजर भी नाउ वी आर यूजिंग, पेस्टिसाइड्स वी आर यूजिंग टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। सो दीज आर ऑल एंड प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम वी आर फॉलोइंग। तो ये सब चीज है जिसके वजह से हाई यील्ड किस में देखना सक्सेस मिला है? व्हीट में, राइस में, मेज में एंड मेनी अदर, और ये मिलेट्स में जो कि स्मॉल एडिबल सीड्स होती हैं, मेज, राइस है ना, ये सब इसमें मिलेट्स में आते हैं। अच्छा, क्या ये मेथड ये सब टेक्स्ट बुक में है बेटा? तो आई एम नॉट डिस्कस, मतलब मैं कुछ और अलग से नहीं बता रहा हूँ। दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन टेक्स्ट बुक और हमको स्टडी करना है। कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब ये क्या बहुत पहले से माना जाता था? यस, उन लोग ने बोला है कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वाज नोन अबाउट 10,000 years ago। ऐसा उन लोग ने बोला है। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और वो एक वैल्यू, एक नंबर दिया है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट, वो टाइम से हम ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम लोग करते थे। Has been practiced thousands of years। ऐसा देखा गया। रिकॉर्डेड एविडेंस, एक रिकॉर्ड मिला है, एक रिकॉर्डेड एविडेंस के हिसाब से प्लांट ब्रीडिंग डेट बैक्स टू अबाउट 10,000 years ago। मतलब प्लांट ब्रीडिंग जो है वो हम 10,000 साल से करते चले आ रहे हैं। मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स, जो आज के तारीख में जो हम जो जितने भी प्रेजेंट डे क्रॉप, जैसे राइस ले लो, मेज ले लो, जवार ले लो, बाजरा ले लो, ठीक है, ये सब जो है ये हमारे एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम से हम इसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। अब डोमेस्टिकेशन का मीनिंग बताता हूँ। आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स वो होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। पहले वो वाइल्ड में ग्रो होते थे, अब हम उसको अपने मैनेजमेंट के अंडर लाए हैं और उसको हम अपने केयर के अंदर ग्रो करते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हो गया। अब जो मेन स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो कभी भी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहले उन लोग ने एक बहुत क्लासिकल चीज दी है, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या दिया उन लोग ने? हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक वर्ड यूज किया है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, कभी कभी इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटरजेनिक भी होता है। तीनों वर्ड बुक में दिए हैं आपके। व्हेन देयर इज ए क्रॉस बिटवीन 2 हॉर्स एंड हॉर्स, तो वो इंट्रा हो गया। व्हेन देयर इज ए हॉर्स बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, जैसे हॉर्स एंड डोंकी, तो वो इंटर हो गया। ठीक है, इंटर बिटवीन द 2।
और इंट्रा बिटवीन द सेम स्पीसीज, 2 अलग अलग स्पीशीज, और इंट्राजेनिक मतलब 2 अलग अलग जेनेरा के बिलोंग करते हैं उनके बीच में। तो उन लोग ने तीनों टर्म दिए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, देखिए एग्जांपल है, देखो 2 हॉर्स के बीच में हमने क्रॉस किया, जो हमारे स्टेट में जो बेस्ट क्वालिटी, जो बहुत अच्छा स्ट्रांग है और खूबसूरत है, उसको हमने सिलेक्ट किया, और फिर हमने देखा कि वो दूसरे स्टेट का भी बहुत अच्छी कैरेक्टर रखता है, व्हाई डोंट वी क्रॉस इट विद दिस 2। तो ऐसा हमारा मानना होगा, हमारा सपोजिशन होगा कि जो यंग वन प्रोड्यूस होगा वो दोनों के मिक्स कैरेक्टर जो सुपीरियर है वो उसमें देखने, मतलब इट विल बी मच बेटर देन बोथ द पेरेंट्स, ऐसा माना जाएगा। और इसी पर्पस के लिए किया जाता है, या फिर प्योर लाइन मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो ये चीजें अभी हमें पढ़ना है। तो अगर हम सेम कट के बीच में कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा, अगर हम 2 के अलग के बीच में कर रहे हैं तो इंटर, और अगर 2 डिफरेंट जेनेरा के बीच में कर रहे हैं तो इंटरजेनिक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा है हाइब्रिडाइजेशन कैन बी इंट्रावैराइटल। इंट्रावैराइटल मतलब क्या? बिटवीन द सेम, हॉर्स एंड हॉर्स, डोंकी एंड डोंकी, तो दैट इज इंट्रावैराइटल। इंटरवैराइटल, INT, इंट्रावर्ड, इंटरजेनेरिक, ये 3 वर्ड आए हैं। इंट्रावैराइटल बिटवीन द सेम, इंटर बिटवीन 2 डिफरेंट बट सेम स्पीशीज होंगी, ठीक है। इंट्राजेनिक बिटवीन द 2 जेनेरा ऑफ द सेम फैमिली। एक और बुक में दिया है दैट इज डिस्टेंस क्रॉस। डिस्टेंस क्रॉस मतलब क्या? ऐसी 2 वैरायटी जो काफी दूर, एंसेस्टर उनके सेम नहीं है, बहुत दूर हैं, और व्हेन क्रॉस बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड प्लांट का होगा या एनिमल का होगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंट क्रॉस या वाइड क्रॉस। तो दिस थिंग्स आर देयर। अब जो मैं मेन स्टेप बनाने जा रहा हूं, जो 5 स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, वो मैं उसका लिख देता हूं कि व्हाट 5 थिंग्स वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए 5 स्टेप्स हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5 स्टेप्स आर देयर, 5 स्टेप्स। और पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा है इवैल्यूएशन, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, चौथा जो है सिलेक्शन, और जो 5वां है टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटी। तो ये 5 जब हम पढ़ लेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो हैव यू अंडरस्टूड? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला जो स्टेप है, मैं लिखूंगा, जब एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी। देखो 5 स्टेप मैं वापस बताता हूं। कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, और 5वां जो है वो टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटी। तो ये 5 स्टेप्स हम अभी लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो पहला स्टेप्स मैं समझाने जा रहा हूं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबिलिटी का डेफिनेशन दूंगा, टेक्स्ट बुक में नहीं, लेकिन पहले हमें वेरिएबिलिटी का मीनिंग समझना है, फिर कलेक्शन हम करना है। व्हाट इज वेरिएबिलिटी? द डिफरेंस seen among the individual of the same species for a particular trait is known as variation. The difference seen among the individual of the same species or in a population for a particular trait. जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये नहीं समझा लेकिन अब मैं तुमको उसको इजी करके बताता हूँ। अभी हम ग्रोसरी स्टोर गए, ठीक है, और हमने क्या देखा कि टोमेटो है, और टोमेटो जो है हमने बोला कि भाई प्राइस पूछा, और फिर बोला कि ठीक है अभी हम लोग अपने हाथ से लेंगे। हर सभी टोमेटो फिर क्यों अपने हाथ से ले रहा? भाई टोमेटो के साथ कुछ और तो है नहीं, तो फिर तुम क्यों उसको मतलब क्या थोड़ा निकालते हो, छाटते हो उसको? क्या रीजन है तो सब टोमेटो 1 किलो बोलना चाहिए, भाई दे दो, लेकिन तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैं क्या देखते रहोगे? जिसका साइज बड़ा है। सभी टोमेटो है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? जिसका साइज बड़ा है, जो ज्यादा रेड है, जो ज्यादा शेप अच्छा है उसका मतलब टोमेटो में भी तुम क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। इसको बोलते हैं वेरिएशन, कि आपको टोमेटो का ही केचप बनाना है, टोमेटो का ही केचप बनाना है। आप चाहो तो ऐसे जितने भी ले सके, लेकिन आपको क्योंकि घर का बनाना है, आपको बाहर का नहीं है, घर का, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? टोमेटो में भी जो अच्छे टोमेटो है, जिनकी साइज बड़ी है,
जो ज़्यादा रेड हैं, जो ज़्यादा क्या है कि मतलब अच्छे दिख रहे हैं, आप मतलब श्रिंक हुए ना हो, मतलब दबे कुचे ना हो, और वो सब तुम सिलेक्ट करोगे। किसके अंदर से करेगा? सेम। तो वेरिएशन वही है, वेरिएशन इज द डिफरेंस सीन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज है और इन अ पॉपुलेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड। लेकिन तुमने क्या सिलेक्ट किया? अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूं। किसान एक ब्रांड है, किसान जैम्स एंड जेलीज और ये सॉस जो केचप और ये सब बनाता है। तो उसने बीच में आज से कई साल पहले न्यूज़पेपर के अंदर एक पाउच जैसा उसने लगा के दिया, प्लास्टिक का छोटा सा था, और उसमें सीड्स भरे थे। उसने बोला ये हम सीड इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो टोमेटो केचप होता है वो बड़े बड़े टोमेटो हाई मतलब एक क्या है, फोर्टिफाइड फ्रूट है हमारा। फोर्टिफाइड मतलब क्या? ये इम्प्रूव वैरायटी का है। आप ये सीड डाल के अगर आप ग्रो करोगे तो जो इसमें से टोमेटो निकलेंगे वो आप देखोगे कि दूसरे टोमेटो से काफी बड़े साइज के हैं, काफी रेड हैं, काफी अच्छा शेप है और जूसी है। ये क्या है टोमेटो ही, दूसरे भी जगह से, लेकिन ये बोला कि हम अच्छे टोमेटो से ही केचप बनाते हैं, इस वजह से हमारा प्राइस जो है थोड़ा बड़ा है और हम अच्छी क्वालिटी का देते हैं। तो ये वेरिएशन आया सेम स्पीशीज में इन अ पॉपुलेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। मैंगो अभी आया हमारे उधर बिकने को, हमने देखा कि मैंगो कोई खराब ना है, सभी अच्छे मैंगो थे, लेकिन उसमें भी हमने क्या और अच्छे निकालते हैं। उन अच्छे मैंगो को हम यूज करेंगे, उनका सीड, कि भाई अगर हम जमीन में डालें तो ये जो अच्छा मैंगो, जो अभी देखो गेहूं में भी टाइप है, कोई 30 रुपए किलो है, कोई 40 रुपए 32 रुपए किलो है, कोई 35 है, कोई 40 है तो गेहूं, लेकिन क्यों क्वालिटी? क्योंकि अच्छी है, उससे आटा अच्छा होता है। तो वैसे ही तुम अच्छी सीड को जमीन में डालोगे तो अच्छा क्रॉप ग्रो होगा। तो हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएशन लेंगे, जिसमें अभी मैं तुमको एग्जांपल तुम्हें बता दें, आप चलो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी? सबसे पहले बोलो व्हाट इज वेरिएशन? Variation is the difference seen among the individual of the same species in a population for a particular trait is known as variation. This variation is used for selection. यही वेरिएशन हम सिलेक्ट करते हैं किसके लिए? आगे के चार स्टेप के लिए। उनकी सीड कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब सुनो, ये हमें समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, ये मैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी की बात कर रहा हूं जो आगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है। वाइल्ड स्पीशीज ऐसा नहीं कोई जंगली, वाइल्ड स्पीशीज है जो नॉर्मल ही है, लेकिन हम उसको वाइल्ड स्पीशीज और उसका जो रिलेटिव स्पीशीज है उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसमें से डिजायर्ड ट्रेट विल बी सिलेक्टेड। हम उसमें से डिजायर्ड ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे, हाँ इसमें ये कैरेक्टर है, जैसे ये शुगर केन में ये डिजीजेज है, इसका ये कैरेक्टर लो, हालांकि जूसी नहीं है, दूसरा शुगर केन में क्या है, जूसी है, बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट, उसको सिलेक्ट करो। तो ये कलेक्ट करो इनके और उनको प्रिजर्व कर लो और आप फर्दर यूज के लिए करोगे, क्योंकि 5 स्टेप में ये कंप्लीट होते हैं। तो पहला स्टेप ये है, उसमें क्या है, द एंटायर कलेक्शन, ये बुक में दिया है, द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील। अब आपने एलील का नाम सुना होगा। व्हाट इज एलील? एलील इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन्स। एलील इज व्हाट? अ फॉर्म ऑफ जीन्स। लिख लो, क्योंकि अभी तुमने जब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ोगे 12th में 3rd चैप्टर, तो उसमें दिया है एलील एंड एलीलोमॉर्फ। तो एलील और एलीलोमॉर्फ समझने के लिए एक बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन उसको इजी करने के लिए मैं बता दिया, एलील इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन्स। एलील इज ए फॉर्म ऑफ अ जीन। तो सबसे पहले तुम समझो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है। वेरिएशन का डेफिनेशन तो बता दिया, जिसमें हम हमारी बुक में क्या दिया, वाइल्ड वेराइटीज एंड इट्स रिलेटिव वेराइटीज आर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज हैविंग डिजायर्ड ट्रेट। डिजायर्ड ट्रेट जो हम चाहते हैं, जैसे शुगर कंटेंट हम ज्यादा चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि वो डिजीजेस हैं, तो ये हमारा डिजायर कैरेक्टर, लेकिन दो अलग अलग में, हम किस में लाना चाहते हैं, ये दोनों एक में लाते हैं, तो ये हमारे डिजायर कैरेक्टर को, तो इनको हमने सिलेक्ट किया, दोनों शुगर केन को किया, लेकिन दोनों शुगर केन में ये वेरिएशन था, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। था शुगर केन ही, एक शुगर केन डिजीज रेजिस्टेंस है, एक शुगर केन क्या है, मतलब बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट, बहुत ज्यादा जूसी है, बहुत ज्यादा शुगर है, बहुत मीठा है, तो ये वेरिएशन आया, सेम स्पीशीज में आया इन ए पॉपुलेशन, और इसी वजह से पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप दोनों को सिलेक्ट कर रहे हो और इनमें आपस में आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ठीक है। वाइल्ड स्पीशीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज हैव डिजायर्ड ट्रेट शुड बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व, क्योंकि दोनों को अभी क्रॉस करवाना है, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर एक में लाना है उसको।
द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द डाइवर्स एलील, जितनी भी अलग अलग एलील थी, डाइवर्स मतलब अलग अलग एलील, फॉर्म ऑफ जीन्स थी। एक जीन्स किसको कंट्रोल करी थी? शुगर को। एक जीन्स किसको दूसरे प्लांट में कंट्रोल करती है? डिजीज। एक जीन्स किसको टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, उसको भी वो कर रहा था। तो ये तीनों कैरेक्टर को एक में लाओ, तो ये कलेक्ट करो, प्रिजर्व करो। वेरिएशन फॉर ऑल द जीन्स इन द गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, और इनकी अगर तुम सीड कलेक्ट करोगे तो उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। पहला कलेक्शन में आपको लास्ट में क्या मिलेगा? सीड, और सीड को क्या बोलते हैं आप? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सीड, और सीड को बोलते हैं, यहां लिखा है, बुक में दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के genes in the given crop is called a germ plasm collection. तो germ plasm collection can be done by two ways. ये germ plasm मतलब सीड कलेक्ट कर लो। किसका सीड कलेक्ट किया? जो देखो, जिसका सीड आसानी से मिलता है कलेक्ट। अभी तुम बोलोगे शुगर को इनका सीड नहीं होता, हाँ बराबर है, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जिसमें सीड होता है उसका कलेक्ट। मैंने एक एग्जांपल दिया शुगर केन का, तो उन लोग ने क्या बोला, ये जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन पे सीड कलेक्ट करोगे, जिसको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए वो जरूरत पड़ेगी वो जर्म सीड की। तो जर्म सीड को हम लोग सिलेक्ट बाय टू मेथड करते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है, जरा ध्यान देना, एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब उनको कलेक्ट और प्रिजर्व करने को कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे इन सीटू कंजर्वेशन किसको? जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या है? सीड, जो तुमने वेरिएशन के बाद सीड कलेक्ट की। अभी उसने टोमेटो की सीड दिया ना, तो वो एक कलेक्ट करके दिया कि ये टोमेटो की सीड डालो, आप बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। भले उसने वो टाइम ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद उनको सीड दी, अच्छी सीड, जिसमें सब कैरेक्टर आ गया, साइज भी बड़ा हो गया, रेडनेस भी आने लगा, जूसी भी होने लगा, फ्लेवर भी रहा, उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ गया, ये सब चीजें। तो यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन कैसे किया जाता है? नेचुरल हैबिटेट में रख के, जैसे फॉरेस्ट्री में और नेचुरल रिजर्व्स में रख दिया जाए। मतलब उनके लिए कोई रोक नहीं, जो नेचुरल मेथड में ग्रो होते हैं वहीं पे उनको प्रिजर्व कर दिया जाए। और अगर हम एक्स सीटू करते हैं, एक्स सीटू मतलब क्या? कंट्रोल कंडीशन में, तो हम उसको कहाँ ग्रो करेंगे? बोटैनिकल गार्डन में, सीड बैंक में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सीड बैंक, बोटैनिकल गार्डन, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इन सीटू जो नेचुरल है, वो नेचुरल कंजर्वेशन किया जाएगा, बचाया जाएगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, और वो है फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये पहला स्टेप्स था। रिमेनिंग 4 steps we will continue in next lecture. Thank you. Hope you have understood. Thank you, students.